सब लोगों को अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम, आपकी दुआएं हैं। अच्छा जी, कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। मैं उम्मीद है कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर खुद कर दूंगा, लेकिन फिर जब आपको मौका मिलेगा, जब आपको मैं कहूँगा कि अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर आप कीजिएगा, वरना अपना माइक म्यूट ही रखिएगा ताकि वो डिस्टॉर्शन ना हो। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हैं। इस वजह से आपको सब लोगों को इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब जो जो आज के लेक्चर में अवेलेबल है वो मुझे अपना पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे, अपना नाम लिखे कि मैंने अटेंड की थी, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, तो आपको इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, अब अपने कोर्स की जाने बढ़ते हैं। आप सब लोग हाजिर हुए हैं यहाँ पर लिनक्स के लिए। कैसे हैं जाहिद साहब, ठीक है? लेट हो गए आप? चलो, हमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जी कोर्स का नाम है RHCS से, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसका पूरा नाम है। अब हम इसी को ही क्यों पढ़ रहे हैं? हमने अगर लिनक्स पढ़नी है तो हम किसी और फ्लेवर के ऊपर क्यों नहीं पढ़ लेते? हम रेड हैट को ही क्यों फॉलो कर रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आप में से अक्सर स्टूडेंट मेरे प्रीवियस वाले हैं जिन्होंने मुझसे सिस्को पढ़ा है और पढ़ भी रहे हैं अभी, तो उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि दुनिया में नेटवर्किंग के बहुत सारे वेंडर्स हैं। हम सिस्को को ही क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि सिस्को दुनिया में एक बहुत बड़ा जाइंट है नेटवर्किंग के अंदर। अगर आप सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर काम करना सीख जाते हैं, और सिस्को आपको वेंडर स्पेसिफिक नहीं बनाता, वो आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा बल्कि नेटवर्क की टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। तो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी पर अगर आप काम करना चाहें, सिस्को को पढ़ने के बाद तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। अगर बदलेगी तो उस वेंडर की कमांड बदलेगी, तो वो कमांड तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाती है आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में जो लिनक्स के अंदर पायनियर है वो आपकी रेड हैट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रेड हैट का जो इस टाइम प्रोजेक्ट है, ये यूएस नेवी और आर्मी को लीड कर रहे हैं ये लोग। तो इस टाइम चूँकि ये इतनी बड़ी सोसाइटी में मौजूद है, इसी वजह से दुनिया का बहुत बड़ा जाइंट कहलाता है लिनक्स के अंदर, और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट अगर आप सर्टिफिकेशन के, पूरी दुनिया की आईटी के अंदर, तो वो यही सर्टिफिकेशन है RHCS लिनक्स की। इसी तरह अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करते हैं, ये पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन नहीं है, पहली बात तो ये इंटरनेशनल है। मैंने इसको अमेरिकन भी नहीं बोला। इंटरनेशनल का मतलब ये है कि अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करते हैं, इसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर जाके, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंपनी में जाके आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रूफ के तौर पर आप इसका सर्टिफिकेट पेश करते हैं। तो हम आज, आप और मैं जिस काम के लिए हाजिर हुए हैं, हम RHCS की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमारे इदारे की तरफ से जारी किया जाएगा। बिल्कुल इसके साथ साथ अगर आप वर्ल्ड वाइड अपनी ट्रेनिंग को परमानेंट करवाना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसका एग्ज़ाम दे दें। जैसे हम सिस्को के एग्ज़ाम के बारे में बात की है, बिल्कुल ऐसे ही आप इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम कैसे आप देते हैं? इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक नहीं होते, काफ़ी सारे होते हैं। हम एग्ज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं। पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूं, तो पुराने ज़माने में रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1, पहले ये पेपर देना पड़ता था, फिर इसका पेपर नंबर 2 देना पड़ता था सेम, फिर पेपर नंबर 3 देना पड़ता था। आपको 3 पेपर देने होते थे। जब आप 3 पेपर कंप्लीट करते थे, देन यू कैन कॉल यू रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। बात कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जब आपको एग्ज़ाम देना पड़े लिनक्स का, तो आप ये 3 एग्ज़ाम्स दिया करते थे, फिर आप अपने आप को कह सकते थे कि आप लिनक्स इंजीनियर हैं। अब रेड हैट के अलावा भी तो दुनिया में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं ना, जो कि इस टाइम बड़ी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रही हैं। तो आवाम उन सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना शुरू हो गई थी, यानी कि जो दूसरे वेंडर हैं वो सस्ता करवा लेते थे। यहाँ पर आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और एक एग्ज़ाम $400 का होता था। अब आप एग्ज़ाम का अंदाज़ा लगा लें कि $400 का ईच है, 4, 8 एंड 12, $1200 में जाके आप लिनक्स के एसोसिएट लेवल के इंजीनियर कहलाते थे। अगर आप लोगों को नहीं पता या भूल चुके हैं तो मैं आप लोगों को याद कर रहा हूँ, तो दुनिया में 3 लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप के बारे में बताते हैं दुनिया को कि मैं किस लेवल का इंजीनियर हूँ। एक लेवल होता है एसोसिएट, एक लेवल होता है आपके पास प्रोफेशनल।
एक आपके पास होता है एक्सपर्ट। किसी भी आईटी की सर्टिफिकेशन की तरफ अगर आप मूव होना चाहते हैं तो आपको इन तीनों लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो आप दुनिया में जब भी किसी को जाके बताते हैं तो आप ये नहीं कहते मैंने ये वाला कोर्स किया है, आप बल्कि उसको ये बता रहे होते हैं कि मैंने किस लेवल की ट्रेनिंग ली है, एसोसिएट लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की या एक्सपर्ट। कि किसी को बताते हैं कि आपने इसकी ट्रेनिंग ली है किसी भी आईटी की फील्ड की, तो आप उसको लेवल्स बताते हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल या एक्सपर्ट। तो अगर आप एसोसिएट लेवल जो कि बिगिनर लेवल कहलाता है उस लेवल के इंजीनियर होना चाहते हैं तो आपको लिनक्स के अंदर, रेड हैट के अंदर ये 3 सर्टिफिकेशन करनी पड़ती थी, फिर जाके आप कहलाते थे एसोसिएट लेवल के इंजीनियर। क्यों जाहिद साहब, समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? इसका स्विच उतार के 2 मिनट बाद दोबारा लगाइए, बस वेट करेंगे। अच्छा, दूसरा लेवल इसके अंदर होता है प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल के अंदर आपको इससे अगला स्टेप फॉलो करना होता था, लेकिन दुनिया में बाकी वेंडर्स भी आ चुके थे उस टाइम पर, तो रेड हैट की मोनोपोली ख़त्म हो गई। लोग कहा करते थे क्यों हम 3 पेपर्स दें, उन तीनों पेपर्स की जगह पे एक सिंगल पेपर क्यों ना दे दें ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो और हम उस लेवल के इंजीनियर भी बन जाए। तो रेड हैट ने तब इंट्रोड्यूस करवाया था आपकी एक नई सर्टिफिकेशन को। रेड हैट ने कहा था अगर आप मेरे एसोसिएट लेवल के इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जस्ट आप रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक एग्ज़ाम दे दें। पावर का बटन होगा इसके ऊपर, बस ग्रीन हो गया, ठीक है, बैठ जाए। तो रेड हैट कहा करता था कि आप रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एग्ज़ाम दे दें। अगर आप इसका एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको एक सिंगल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम के बाद आप एसोसिएट लेवल के इंजीनियर कहलाएंगे, जिसका पेपर कोड था EX200। अभी भी इसका यही है। ये $400 का एग्ज़ाम था, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं तो अब ये एग्ज़ाम आपका $600 का हो गया। अगर आप में से कोई बंदा विलिंग एग्ज़ाम देने के लिए और उसके पास $600 बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके पास अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो $600 मुझे दे दे और उसको मैं एग्ज़ाम बुक करवा दूँगा। मतलब मुझे नहीं देना, मुझे वो बता दे कि उसने ये एग्ज़ाम देना है, $600 उसके पास मौजूद हैं, तो मैं उसका एग्ज़ाम बुक करवा के उसका एग्ज़ाम दिलवा दूँगा। उसको $600 का ये कॉस्ट नहीं करेगा, यकीनन उसको 1000 का कॉस्ट करेगा। वजह उसकी ये है कि ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में नहीं होता, आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, कहीं भी जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे जाके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं होगा। तो आपकी वो भी आने जाने की कॉस्ट तकरीबन 2 से 3 लाख आपको पड़नी है, अकोमोडेशन डाल के और आपकी टिकटिंग वगैरह हर चीज़ डाल के आपको इतने पैसे पड़ जाने हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम आप लोगों को तब देना चाहिए जब आपकी कंपनी रिक्वायर करे कि आप रेड हैट सर्टिफाइड होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम देने की। उम्मीद है सब लोग बात समझ गए होंगे। तो रेड हैट ने आपके पास ये एक सर्टिफिकेशन सिंगल दे दी जिसका पेपर कोड EX200 है। 1 2 3 वाली कहानी ख़त्म। इसके बाद अगर आप इसके प्रोफेशनल लेवल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसकी जो सर्टिफिकेशन का नाम है वो है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर और इसका पेपर कोड है EX300। इसकी जो मेरे नॉलेज में है, वैसे तो $600 थी, अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इन्होंने ना इसका पेपर कोड रिवाइज़ कर दिया है, अमाउंट रिवाइज़ कर दी है। अब जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ये $900 से लेके $1200 के दरमियान में इसकी प्राइस है। मे बी आज भी $600 होगी हो, अभी इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मेरे तक पहुँची नहीं है, मैं उसको खुद देख कर फिर आप लोगों को बता सकता हूँ। अलबत्ता इतना ज़हन में रखें कि अगर आप इसके एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो पहले आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। जब तक आप वो वाला एग्ज़ाम नहीं देते तब तक आप ये नहीं दे सकते। सिस्को में भी पहले ऐसे होता था कि आप पहले CCNA का एग्ज़ाम देते थे, फिर आप CCNP का देते थे। तो CCI तो पहले भी डायरेक्ट हो जाता था, CCNA NP देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट CCI दे सकते थे। लेकिन CCNP करने के लिए CCNA करना ज़रूरी था। इधर भी तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग करनी है तो एसोसिएट लेवल का पेपर दे के आएंगे, फिर प्रोफेशनल लेवल का पेपर मिलेगा। लेकिन सिस्को ने अब अपनी मोनोपोली ख़त्म कर दी है, अब वो CCNP का डायरेक्ट पेपर आप दे सकते हैं, CCNA का भी दे सकते हैं, CCNP का भी डायरेक्ट दे सकते हैं, उसके लिए प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है। CCNA का देना ज़रूरी अब नहीं है, पहले था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ये थी जी हमारी वो कहानी जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पेपर के हवाले से डिस्कस किया। अच्छा, मैं आप सब लोगों को बता दूं, हमारी ये जो मीटिंग है ना, ये 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो आप जो भी लोग इस टाइम कनेक्टेड हैं, जो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया विद इन 50 सेकेंड्स, आप लोग दोबारा से उस पर लिंक पर क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आते हैं इसकी आउटलाइन की तरफ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, आप सब लोग इसको लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा opussolution.net के नाम से। अगर आप इसमें ट्रेनिंग्स के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये तमाम वो ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। हमने इसमें RHCSA के अंदर जाना है। हम अगर RHCSA के ऊपर क्लिक करें तो इसकी आउटलाइन ओपन हो जाएगी और इसमें नज़र आ जाएगा हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। इसकी ऑफिशियल फ़ी आप लोगों के सामने है और आप लोगों को वैसे भी मैसेज कर दिया गया था इसकी ऑफिशियल फ़ी क्या है। अगर आप इसकी आउटलाइन को डाउनलोड करना चाहते हैं, 2 मिनट इसको ऑफ रखें, अभी नहीं चल रहा ना, यहाँ से अभी 1 मिनट बाद चलाइए। ये इसकी आउटलाइन है जी। आउटलाइन के अंदर मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हैं आप किसके 2 कोर्सेज हैं, RHCSA और CE। हम फिलहाल RHCSA के लिए अवेलेबल हैं तो हम उसी के कंटेंट के बारे में तज़किरा करते हैं। इसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। सब लोगों को समझ आ रही है? यस सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर आपने बताया अभी कि 3 लेवल होते हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। तो इसका सर वो तीसरा फिर कौन सा है इसके लिए? इसका तीसरा लेवल कौन सा है? वो है इसका इसकी जो सर्टिफिकेशन है 3rd लेवल की, वो कहलाती है RHCT ST, रेडेड सर्टिफाइड सिस्टम टेक्नीशियन। नहीं, इसको कुछ और लफ्ज़ बोला जाए, टेक्निकल बोला जाता है या गालिबन कुछ और लफ्ज़ बोला जाता है। तो RCST है गालिबन उसकी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, वरना इसका मैं पेपर कोड आपको बता दूंगा। तो इसकी एक एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन होती है, लेकिन सिर्फ ये नहीं होती। रेडिट दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ऑफ़र करता है कि अगर आपने अपने आप को एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाना है तो आप मेरी किसी भी एक फील्ड को पकड़ लें, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए। जैसा कि इनकी स्टोरेज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में फेमस स्टोरेज जो आपकी नासा के पास चल रही है, अमेज़ॉन में चल रही है, गूगल के पास चल रही है, फेसबुक के पास चल रही है, सबके तो बेसिकली सर्वर्स है ना जहाँ पे आप डेटा रखवाते हैं। तो डेटा कहीं ना कहीं हवा में तो नहीं जा रहा, किसी ना किसी सर्वर पे ही जा रहा है। और सर्वर के अंदर जो स्टोरेज है डेफिनेटली वो यूज़ करते नहीं होंगे, वो कोई सैन या नैस की तरफ जाते होंगे। इससे भी एक अगली चीज़ है जो कि अभी आप लोगों को नहीं पता, हम अगले लेवल्स पर जाके इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। उस स्टोरेज के अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उसमें भी एक्सपर्ट होने के लिए इनकी सर्टिफिकेशन मौजूद है। इसके साथ साथ तो बहुत सारी इनकी फील्ड्स हैं। आप इनकी वेबसाइट पर अगर जाएँ तो आपको वहाँ पर जाके हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने, जहाँ पर हम डेटा राइट करते हैं, हार्ड ड्राइव, तो एक तो हार्ड ड्राइव आपकी स्टोरेज कहलाती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर स्टोरेज की बात करें सर थोड़ी सी ना आवाज़ सर आपकी स्लो आ रही है। सही है लेकिन थोड़ी धीमी है। बेहतर है, चलिए मैं थोड़ा सा लाउड बोल लेता हूँ। ये जी रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशंस के अंदर जाएं, ये सर्टिफिकेशन है जी। ये देखिए आपके साथ राइट साइड पे वो तीनों चीज़ें आ रही जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर देखें RHCSA 1, ये भी देखें आपके पास एक ओपन शिफ्ट इनकी एक फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। जैसे सिस्को का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप राउटिंग स्विचिंग में जाते हैं, कोई बात मेरे पे यकीन कर लें, आप राउटिंग स्विचिंग में जाते हैं, आप इसके अलावा स्टोरेज में जाते हैं, आप इसके अलावा डेटा सेंटर में जाते हैं, आप डेवऑप्स में जाते हैं, आप वायरलेस में, क्लाउड में, किसी भी साइड पर जा सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो हर फील्ड के अंदर 3 लेवल्स हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी 3 लेवल्स मौजूद हैं, लेकिन हर फील्ड के अलग अलग हैं। तो हम जिसकी बात करें RHCSA एंड RHCE, आप इसकी ऑफिशियल आउटलाइन को यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, जो कि यकीनन आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए आसान ज़ुबान में, आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको टू दी पॉइंट बात पता लग जाएगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर उन्होंने बताया हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आने की कहना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। सेक्शन 1 के अंदर
हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम हार्डवेयर की सिलेक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे और लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 3rd लेक्चर तक हम सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके होंगे। सेक्शन यस, प्लानिंग और इसके बाद इंस्टॉलेशन। सेक्शन 2 के अंदर हम इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि लिनक्स का स्ट्रक्चर किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है पूरा बेसिकली। अगर आपको वो समझ आ गई ना तो यकीनन आप लिनक्स को ही समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आई ना तो आप किसी को नहीं समझ सकते, ये अपने ज़हन से निकाल दें। इसलिए ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अपना माइक म्यूट करके चुप करके साइड पर बैठ के खाना खाते रहें और कहें जनाब क्लास चल रही है, अल्लाह हाफिज़, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। ऐसा इसमें नहीं होने वाला। आपको पूरे आपको पूरे लेक्चर के अंदर फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग से स्किप हो गई तो आपको यकीनन वो चीज़ ज़हन से स्किप आउट हो जाएगी। तो हम इसके सेक्शन 2 के अंदर कुछ लिनक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, कमांड्स देखेंगे, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्टिंग के लिए। दुनिया में जब भी कभी आपको लिनक्स की जॉब मिलेगी, सबसे पहले वो आपसे क्या चीज़ डिमांड कर रहे होंगे या डिज़र्व कर रहे होंगे, वो समझेंगे आपके बारे में कि आपको स्क्रिप्टिंग आती है। स्क्रिप्टिंग क्या भला है? आप लोगों को पता है कि दुनिया में हर काम ऑटोमेटेड हो रहा है। ऑटोमेटेड कैसे होता है? उसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। आप सिर्फ स्क्रिप्ट रन करते हैं, वो मल्टीपल कमांड्स को खुद कॉल करता है और खुद ही काम कर देता है। आप सिर्फ एक कमांड बनाते हैं, उसके अंदर 10,000 कमांडें लिखी होती हैं, वो हर कमांड एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही होती है। तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट बनता है। वो स्क्रिप्ट किन लैंग्वेजेस के ऊपर बनता है? इसको बैश लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा एंसिबल भी है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो हम उन तमाम का भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि हम किस किस चीज़ पे कर सकते हैं। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ये रीडायरेक्टर्स भी ऐड नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने तौर पर पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में 110% आपसे इसका क्वेश्चन होना ही होना है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोर्स से हटकर भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मार्केट में इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे। इसी तरह इसकी हेल्प कैसे ली जाती है, यूज़र मैनेजमेंट कैसे है जी, ग्रुप मैनेजमेंट क्या है, परमिशन मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन इसको टच करेंगे। सेक्शन 3 के अंदर बैकअप मैनेजमेंट, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर रिलेटेड तमाम कमांड्स को देखेंगे। ऑटोमेटेड कैसे जॉब्स परफॉर्म की जाती हैं लिनक्स के अंदर, उसको भी देखेंगे। इसकी वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे जो कि दुनिया की सबसे फेमस वर्चुअलाइजेशन है। जैसे आप लोग अपनी वर्चुअलाइजेशन के लिए VMware यूज़ करते हैं, Oracle का वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं। दुनिया का लाइट वेट वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है ना, वो आपका KVM बेस्ड है, जिसको लिनक्स का KVM बेस्ड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट को देखेंगे, डिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे और LDAP ऑथेंटिकेशन को देखेंगे। सारी की सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं इंशाल्लाह ताला विदिन 2 मंथ्स हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। ओके जी, सर ये क्लास कितने बजे तक रहेगी? फर्स्ट क्लास है आज की क्लास हमारी ज़्यादा नहीं चलेगी, छोटी सी है, बस थोड़ी देर में ऑफ होने वाली। वैसे भी आपके 6 मिनट्स रह गए हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसको विदिन 6 मिनट्स हम इसको कंप्लीट करें। यस सर, कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ रेड हैट की टेक्नोलॉजी के बारे में। हम चूँकि रेड हैट लिनक्स को पढ़ रहे हैं, उस लिनक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ लिनक्स का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। अगर हमारी डिस्कशन के दौरान मीटिंग ऑफ हो जाए तो दोबारा से सेम लिंक पर विदिन 30 to 50 सेकेंड्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अब लिनक्स की टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। दुनिया में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो ईजाद हुआ था ना, वो यूनिक्स था। आप में से जो लोग सिस्को पढ़ चुके हैं, मुझसे या जिससे भी, उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक OSI मॉडल हुआ करता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। ये 7 लेयर्स ईजाद करने का मकसद क्या था? वजह उसकी ये थी कि पुराने ज़माने के अंदर 80s के दौर के अंदर, 1980 से पहले की बात कर रहे हैं, उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई डिज़ाइन होता था ना, तो वो जो हार्डवेयर होता था आपका, उस हार्डवेयर पर बैठकर उस हार्डवेयर के लिए एक डेवलपर डिज़ाइन करता था एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिर्फ उसी हार्डवेयर पे चलता था, किसी और पे नहीं चलता था। आज के ज़माने की अगर बात करें तो हमें एक विंडो मिली हुई है, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, 8.1 या XP। हम उस विंडो को जिस लैपटॉप में चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टी वेंडर आज के दौर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था।
उस ज़माने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हार्डवेयर पे चलता था, और मज़े की बात है वो प्री प्लान में नहीं होता था। जब आप हार्डवेयर परचेज करते थे ना, उसमें जैसे चीज़ें इंस्टॉल करते थे, रैम, हार्ड, प्रोसेसर, तो उसके मुताबिक उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता था। तो ये इतनी हैक्टिक चीज़ थी और इतनी परेशान कुन बात थी कि जब आप इसको बड़े लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर डिस्कस किया करते थे तो ये इम्पॉसिबल हो जाता था कि आपस में कम्युनिकेशन करना। अगर इनके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है तो यकीनन ये आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते होंगे। बिल्कुल, एक सिस्टम के अंदर अगर कुछ चीज़ मौजूद है तो वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के साथ बात नहीं कर सकता। उस ज़माने में कोई शेयरिंग सर्वर्स भी नहीं हुआ करते थे, USB या हार्ड ड्राइव इस तरह की जो एक जगह से उतार के दूसरी जगह पे लगा लें, ऐसी नहीं होती थी। तो दुनिया में सबसे पहली दफ़ा एक रेवोल्यूशन आई जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया यूनिक्स नाम का। ये 1984 के अंदर इन्वेंट हुआ था, और AT&T ये कंपनी है दुनिया की जो कि इस टाइम आपकी ये कंपनी जो है बड़ी मशहूर आपकी जगह है अमेरिका के अंदर जहाँ पे उसका सदर बैठता है। क्या जगह का नाम है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है AT&T का। ये लोग पूरी नेवी को और आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी तमाम सिक्योरिटी को ये हैंडल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर व्हाइट हाउस भी है, से उसी को वाशिंगटन DC कहते हैं। मैंने इस वजह से बताया, किसी को शायद पता ना हो। वेरी गुड। अच्छा जी, AT&T कंपनी है जिसने ये सबसे पहली दफ़ा डेवलप किया था। डेवलप तो हो गया, और ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले OSI मॉडल बन चुका था। याद है आप लोगों को OSI मॉडल के बारे में मैंने बताया था? वो कब इन्वेंट हुआ था? वो भी सेम ईयर में इन्वेंट हुआ था, इसी 1984 के अंदर इन्वेंट हुआ था। तो यूनिक्स जब दुनिया में इन्वेंट हुआ था तो उसके अंदर पहले से OSI मॉडल की 7 लेयर्स को इंस्टॉल कर दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में अब जब भी कभी कोई हार्डवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की बारी आएगी तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हर दुनिया के हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ये रेवोल्यूशन थी ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर। तो बड़ी दुनिया खुश हुई, क्या बात है, दुनिया में एक ऐसी चीज़ आ गई है जो कि मल्टी वेंडर है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था कि ये इतना टफ किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लोगों को समझ नहीं आती थी कि इसको यूज़ कैसे करना है। फिर इसकी कुछ एडवांस शक्ल लाई गई। एडवांस शक्ल जो इसकी लाई गई उसको भी यूनिक्स ही कहा गया। एडवांस यूनिक्स नहीं कहा गया बल्कि यूनिक्स ही कहा गया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको यूनिक्स की फैमिली कहा गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली के बारे में, तो आपको पता माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली में कितनी सारी विंडोज़ हैं। विंडो डॉस भी थी, 92 भी थी, उसके बाद XP आई, फिर विस्टा आई। विस्टा पहले आई थी, बल्कि XP के बाद विस्टा आई थी। उसके बाद विस्टा आई, फिर 7 आई, 8 आई, 8.1 आई, 10 आई, अब 11 आ गई है। तो ये सब किसकी फैमिली है? ये विंडोज़ की फैमिली है। बिल्कुल ऐसे ही ये फैमिली क्यों बनाई जाती है? फैमिली बेसिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि सबका ताल्लुक एक ही चीज़ के साथ है, सबका स्ट्रक्चर सेम है, इसको फैमिली कहते हैं। अगर आप विंडोज़ XP के अंदर कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कंट्रोल C से कंट्रोल V से करते आए हैं ना, तो विंडो 10 में भी ऐसे ही होगा। क्यों? स्ट्रक्चर सेम है, फैमिली एक है। तो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली बना ही इसलिए था कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम होंगे, इसलिए उसको फैमिली कहा जाता है। तो दुनिया में एक यूनिक्स नाम की फैमिली ईजाद हुई। इस यूनिक्स के अंदर 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे यूनिक्स के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आज दुनिया में आप देख सकते हैं, लेकिन फेमस जो है वो ये हैं। एक आपके पास फ्री BSD है, शायद आप में से किसी ने इसका नाम सुना हो। फ्री BSD जो है ये यूनिक्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आपके पास सोलारिस भी है जिसको सन सोलारिस कहा जाता है। एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है IBM का जिसको IBM OS कहा जाता है, या OS IBM कहा जाता है, या IBM OS कहा जाता है। ये सारे के सारे यूनिक्स फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग वेंडर्स हैं। तो सब ने यूनिक्स कैसे बना लिया? मतलब अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है तो हवावे ने तो नहीं विंडो बनाई ना, वो बना भी नहीं सकता। क्यों? हवावे तो क्लेम कर देगा, उस पर केस कर देगा। ऐसे ही है जी जाहिद साहब। अब जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरे पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो मैं नहीं बना सकता, मैं उस पर क्लेम भी नहीं कर सकता, वरना तो मुझे मेरे ऊपर सू कर देंगे, वो केस कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो प्रॉब्लम बन जाएगी बहुत बड़ी। क्यों? ये राइट प्रोटेक्टेड है,
उनके पास पेटेंट्स हैं इसके, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्यों नहीं करवाया? यूनिक्स बेसिकली जब इजाद हुआ था तो दुनिया में एक रेवोल्यूशन आई थी, एक नई चीज़ आई ना जो कि मल्टी वेंडर है। तो पहले तो ये सिर्फ यूएस नेवी के लिए ही चलती थी, यूएस नेवी ही इसके लिए अवेलेबल था और यूएस नेवी ही इसको बनाता था, और उसके पास इसके पेटेंट्स थे, यानी कि AT&T इस कंपनी के पास इसके पेटेंट्स थे। और जो बनाने वाला बंदा था उसका नाम था डेनिस रिची। ये रिची रिच कार्टून नहीं है, डेनिस रिची उस बंदे का नाम था। तो डेनिस रिची जो है उस बंदे ने यूनिक्स डेवलप किया था, उसी के पास इसके पेटेंट्स थे और वही इसका ऑनर कहलाता था। प्रॉब्लम तब आई जब बाकी दुनिया के कंट्रीज़ ने मिलकर एक कंपेन चलाई और तमाम कंट्रीज़ ने मिलकर अमेरिका के ऊपर दबाव डाला कि आपने ये जो नया जंतर ईजाद कर लिया ना, इसको अपने तक महदूद ना रखें, इसको वर्ल्ड वाइड ओपन करें। इसी वजह से आज जब भी लिनक्स की या यूनिक्स की बात आती है तो आपको इसके साथ एक लफ्ज़ लिखा मिलता है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी आपकी कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। विंडोज़ परचेज करनी पड़ती है ना, लिनक्स नहीं आपको परचेज करनी पड़ती। लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ से मर्जी डाउनलोड कर लें, कोई केस नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने की वजह से इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, वो क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो तहरीक बनी थी ना, कंपेन बनी थी, उस कंपेन का नाम था GNU। याद रखिएगा, कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो पूछेंगे ये GNU क्या है, और सिर्फ इंटरव्यू में नहीं बल्कि आप जब भी लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको उसके अंदर ये GNU लिखा नजर आएगा। इसको पढ़ते हैं गुन्नू। अब इस कैंपेन का नाम ही ये था जो पूरी दुनिया ने मिलके चलाई थी अमेरिका पर दबाव डालने के लिए कि इसको ओपन करो। इसका मतलब था गुन्नू नॉट यूनिक्स, यानी कि ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये इसको वर्ल्ड वाइड ओपन करो, इसको ओपन सोर्स करना चाहिए। ओपन सोर्स बाद में कर दिया गया था। कैसे किया गया कि इसका जो कोड लिखा गया था वो C लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, उसका कोड ओपन कर दिया गया वर्ल्ड वाइड सब दुनिया के लिए। अब फिर जो वेंडर आता था उस कोड को पकड़ता था, उस कोड को पकड़ के अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन करके अपनी मर्जी का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता था। कहलाता वो यूनिक्स की फैमिली ही था, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग्स होती थी। जैसे आपकी विंडो XP है, उसके बाद विंडो 7 आई या विस्टा आई, इंटरफेस ही चेंज था ना, थोड़े से टूल्स इजाफी आ गए होंगे, ग्राफिक्स चेंज हो गए होंगे, फंक्शनैलिटी तो सेम है ना, विंडो तो सेम है ना, क्या वो विंडो नहीं कहलाती? पुरानी वाली भी विंडो कहलाती है, नई वाली भी विंडो कहलाती है, फैमिली सेम है। इसी तरह दुनिया के तमाम वेंडर्स ने मिलके जिसको इस पर काम करना आता था, उन्होंने इसके कोड को उठाया, कर्नल को उठाया और उठा के उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी तरह FreeBSD, Solaris, IBM, इन सब लोगों ने भी यूनिक्स का कोड उठाया, कुछ चेंजिंग्स करके अपने ज़ाती टूल बनाए हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए रख दिया है कि आए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। समझ आ गई बात? हैं सारे यूनिक्स के, जो एक यूनिक्स के ऊपर कमांड चलती है वो बाकी यूनिक्स के ऊपर भी कमांड चलती है, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही यहाँ तक कोई मसला मसाइल? लास्ट बात, इस यूनिक्स के अंदर भी प्रॉब्लम थी लोगों को बहुत ज़्यादा। वजह उसकी ये थी कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये तकरीबन प्रोग्रामिंग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर काम करना इतना आसान नहीं है। एक बंदे को प्रोग्रामर बनना पड़ता है। नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात, समझ आ रही है ना? मज़ा भी आ रहा कुछ हिस्ट्री इसकी पढ़ने का, कुछ सुनने का? चलने अच्छी बात। ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है ना? ओके। अब यूनिक्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मार्केट के अंदर ना हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, और अगर पढ़ा लिखा होता है तो इस लेवल का पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो प्रोग्रामर हो। हर बंदा तो प्रोग्रामर नहीं ना हो सकता। तो अगर कोई प्रोग्रामर नहीं है ना तो वो यूनिक्स के ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर काम करना तकरीबन प्रोग्रामिंग की तरह ही है, बहुत मुश्किल काम। मैंने इस पर काम किया हुआ, मुझे अंदाज़ा कि ये कितना औखा काम है, बहुत मुश्किल है। यूनिक्स के ऊपर काम करना इतना आसान काम नहीं है, ये तकरीबन नियर टू प्रोग्रामिंग ही हो जाता है। आपको पूरा एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फिर जाके कोई एक टास्क परफॉर्म होता है, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल कमांड है, काफ़ी औखा काम है। तो आसानी के लिए दुनिया के अंदर एक और फैमिली निकल आई जिसको लिनक्स फैमिली कहा गया। याद रखिएगा, ये यूनिक्स के अंदर से निकली थी। यूनिक्स के अंदर से इजी करने के लिए एक और लिनक्स फैमिली निकली।
इस वाले यूनिक्स के अंदर से जो ये वाली यूनिक्स की फैमिली निकली, ये तो आसान नहीं थी, इस वजह से उसको लोगों ने छोड़ दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अडॉप्ट किया। फिर इसी यूनिक्स को पकड़ के इसको आसान ज़ुबान में कन्वर्ट कर दिया और एक नई फैमिली बना दी जिसको लिनक्स कहा गया। याद रहेगी ये बात। और ये किसने काम किया था? इसका नाम था लाइनस टोरवल्डस। और मज़े की बात ये है, ये बंदा आज भी जिंदा है जिसने ये लिनक्स की फैमिली ईजाद की थी। इसने मेजर मॉडिफिकेशन की थी लिनक्स के अंदर और यूनिक्स के कोड के अंदर, और कोड के अंदर मेजर मॉडिफिकेशन करने के बाद इसने लिनक्स नाम की एक नई फैमिली इन्वेंट करवा दी थी। लेकिन उसमें इंतहाई ज़्यादा बग्स थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तब जो यूएस नेवी थी ना और यूएस आर्मी थी, उसको भी फील हुआ कि यूनिक्स से बेहतर जो है ना वो लिनक्स की फैमिली है, क्योंकि ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हम मार्केट से लोगों को लेते हैं अपने पास जॉब देने के लिए, तो 1000 में से कोई एक बंदा निकलेगा जो कि प्रोग्रामर होगा उस लेवल का, जो कि यूनिक्स पे काम कर सके। एज़ कम्पेयर टू लिनक्स, लिनक्स आसान है तो 1000 में से 900 बंदा भी मिल जाएगा काम करने वाला, क्योंकि ये आसान है। तब लिनक्स को मज़ीद इम्प्रूव करके फिर इसमें से 2 फैमिलीज निकाल दी गई, जो कि आपकी डेबियन फैमिली कहलाती है एक, और एक आपके पास लिनक्स की फैमिली ही कहलाती है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग परेशान नहीं होंगे। दुनिया में 3 फैमिली सिस्टम मौजूद हैं, नंबर 1 यूनिक्स, नंबर 2 डेबियन और नंबर 3 ये वाली लिनक्स, जो कि लिनक्स के अंदर से निकली है। और लिनक्स कहाँ से निकली है? यूनिक्स के अंदर से। ये ग्राफ आप लोगों को याद रहेगा? कोई मसला मसाइल? पक्की बात, आगे चलें? ओके। अब दुनिया में जब भी आपके सामने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ना, याद रखिएगा या वो यूनिक्स की फैमिली से होगा, या वो डेबियन की फैमिली में से होगा, या फिर वो लिनक्स की फैमिली में से होगा। चौथी चीज़ कोई नहीं होगी। ये अपनी जेन में रखना आप लोगों ने। डन? आगे चलें। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि किसका ताल्लुक किस फैमिली के साथ है? उसकी एक्सटेंशन को देख के। जाहिर साहब, विंडोज़ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .exe या MSI, बिल्कुल ऐसे ही। ऑनलाइन में सब लोगों को समझ आई मैंने क्या बात की? ये आपको इचरे के पास मिलेगा। सिंपल सी बात है यार, ये सिंपल सी बात है। आपको ये जी ये आपको अमेरिका में मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो ये जो बंदा था ना, इसका नाम था लाइनस टोरवल्डस, जिसने ये बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया था, आपकी ज़िंदगी आसान कर दी थी, बहुत ज़्यादा रियल टाइम इसको कर दिया। अब आप भी उस बंदे की वजह से आप और मैं पढ़ पा रहे हैं, वरना आप लोगों को अगर मैं यूनिक्स पढ़ाने बैठ देता तो यकीनन नहीं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी ने मुझे नज़र नहीं आना। उन्होंने कहना था लानत पाओ यार, एडी मुश्किल चीज़ कौन पढ़ता है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी जॉब्स भी इस लेवल की हैं। नहीं, मैं आपको यूनिक्स की बात कर रहा हूँ, फिलहाल हम लिनक्स पढ़ रहे हैं, वो आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लिनक्स की। जब यूएस नेवी को और आर्मी को समझ आया ना कि यार हमें यूनिक्स का एक बंदा मिलेगा, लिनक्स के 1000 में से 900 भी मिल सकते हैं, तो क्यों ना लिनक्स के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करके उसका कोई मतलब अपने पास को फ्लेवर ईजाद कर लिया जाए। तब दुनिया में एक कंपनी इन्वेंट हुई जिसका नाम था रेड हैट, जिसकी हम सर्टिफिकेशन आप और मैं आज पढ़ रहे हैं। ये लिनक्स की फैमिली इंट्रोड्यूस होने के बाद आई थी। उस रेड हैट कंपनी ने ये जो नई लिनक्स निकली है ना, ये बेसिकली रेड हैट कंपनी ने ही ईजाद की थी सबसे पहले। इस लिनक्स को इम्प्रूव करके जो नई फैमिली निकली थी वो ये वाली लिनक्स थी, ये रेड हैट कंपनी ने ईजाद की थी। और इस कंपनी ने अपना पहला फ्लेवर जो रखा था उसका नाम भी रेड हैट ही रखा था, और ये पेड था। क्यों? हमने तो अभी बात की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो फ्री है, ये फ्री है, इसके पैसे नहीं है। इसमें अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, लिनक्स के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है रिपोजिटरी का, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रिपोजिटरी क्या चीज़ होती है। दुनिया के अंदर अगर आपको रिपोजिटरी का आइडिया नहीं है तो आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते जनाब, अपने ज़हन से निकाल दो। रिपोजिटरी बहुत बड़ी चीज़ है। तो लिनक्स के अंदर जो भी चीज़ इंस्टॉल होती है वो किसी ना किसी रिपोजिटरी से इंस्टॉल होती है। तो इसकी जो रिपोजिटरीज हैं वो पेड है, उसके बेसिकली पैसे देने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई पैसे नहीं देने पड़ते। सेम रिपोजिटरी तमाम पैकेजेस जो सॉफ्टवेयर के साथ एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, और वो फ्री है 100%। वो भी रेड हैट ने खुद ईजाद की है।
उसका नाम उन्होंने रखा CentOS। जी बिल्कुल। रेड हैट भी लिनक्स का है ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट कंपनी का ही, सॉरी रेड हैट कंपनी का अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेड हैट ही कहलाता है। इनका जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CentOS कहलाता है। इन दोनों में स्पेलिंग के अलावा कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क है, एक पैसों का है, एक फ्री है। और पैसे कहाँ पर देने पड़ते हैं? जब आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, और रेड हैट में पैसे देने पड़ते हैं। CentOS में रेड हैट ने अपने तमाम पैकेजेस फ्री दे दिए हैं, तो सारे लोग फ्री वाले क्यों नहीं यूज़ करते? जी, CentOS लोग क्यों नहीं यूज़ करते? रेड हैट पे क्यों मूव होते हैं? हालांकि उसके पैसे भी देने पड़ते हैं, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि लिनक्स के अंदर जब भी कोई पैकेज बनता है ना, वो आप और मैं नहीं बना रहे होते, वो कोई ना कोई कंपनी बना रही होती है। हर ज़ारा कोई आपने सर्विस लेनी है, किसी ना किसी कंपनी से लेनी है, उस कंपनी ने अपनी सारी की सारी सपोर्ट जो है ना वो रेड हैट को दी हुई है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है, माजर है, रेड हैट उस सपोर्ट को सेल करता है कि अगर तुम्हें उस पैकेज के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आ रहा है तो मैं हाजिर हूँ, तुम मुझे पैसे दो ईयरली। SLA होता है रेड हैट के साथ, तुम मुझे ईयरली इतने पैसे दो, और बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, वो $300-400 के करीब है। इतनी तो आपकी सर्टिफिकेशन के पैसे नहीं है जितने आपको साल के पैसे दे देने, और ये कम है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ही सस्ती है सब्सक्रिप्शन उसकी। हमने स्टार्ट में एक बात की थी, लिनक्स जो है ना, लिनक्स ये क्लाइंट एंड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दो तरह के दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक क्लाइंट एंड होता है, एक सर्वर एंड होता है। क्लाइंट एंड वो होता है जो आप और मैं यूज़ करते हैं अपने डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए, और हम कौन सा यूज़ करते हैं नॉर्मली? विंडो जो है वो क्लाइंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का ना ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्वर एंड का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसको वो क्या कहते हैं, विंडो सर्वर। 2003 से स्टार्ट हुआ था, 2000 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2003 आया, 2008 आया, 2012 आया, 2016 आया, 19 आया, और अब 21-22 भी आ गए। तो ये विंडो सर्वर जो है ये उनका सर्वर एंड का ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही जो लिनक्स है ये क्लाइंट एंड के लिए बना ही नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्वर एंड के लिए बना है, जो कि सर्वर्स पर इंस्टॉल होता है। अब ये आपने जो बात की ये थोड़ी सी अलग बात है कि इसको हम VMware पे इंस्टॉल करते हैं या कहाँ। VMware क्या बुला है? वर्चुअलाइजेशन है ना। एक्चुअल में तो आपको एक सर्वर ही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सर्वर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ? मैं तब भी ये नहीं कहूँगा कि मैं VMware पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं तब भी ये कहूँगा मैं सर्वर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। वो उसके बैकएंड पे क्या है, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो उसकी नहीं है। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसने सर्वर के लिए है, वो सर्वर के लिए, वो क्लाइंट एंड के लिए नहीं है। क्योंकि क्लाइंट के जो डेली टास्क हैं वो इस पर हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से मुश्किल है। क्लाइंट के लिए तो ये बना ही नहीं। क्लाइंट के लिए क्या बना है? क्लाइंट के लिए डेबियन सीरीज बनी है। लगाएं से, वेरी गुड, आपने उतारा ही नहीं है। क्लाइंट एंड के लिए डेबियन सीरीज बनी है। आप लोगों ने फेमस नाम सुना होगा एक यूबुंटू, जिसको उबुंटू भी कहते हैं, बड़ी मशहूर एक लिनक्स है। ये लिनक्स की फैमिली नहीं है, बल्कि लिनक्स के अंदर से एक डेबियन फैमिली निकली है, ये उसका पार्ट है जिसको यूबुंटू कहते हैं। तो यूबुंटू जो है वो बेसिकली डेबियन सीरीज है। इसी तरह एक कुबुंटू है, एक दुनिया में हैकिंग के लिए यूज की जाती है काली लाइनक्स, सुना ना नाम काली लिनक्स का। इससे भी एडवांस लिनक्स है जो कि आज तक बहुत कम लोगों को पता है। जो एथिकल हैकर्स हैं ना, जैसे मैं हूं या कोई और है, वो लोग काली को इतना प्रेफर नहीं करते जितना उस लिनक्स को प्रेफर करते हैं। वो इससे ज़्यादा टूल भी रखती है और उससे ज़्यादा एफिशिएंटली काम भी करती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड फेमस काली हो गई है, इसलिए लोग काली को यूज़ करते हैं। उसका नाम है पैरेट लिनक्स। क्या आप शायद भूल रहे हैं कि मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ? नहीं, ये बहनें हैं एक दूसरे की। भाई से क्या मुराद हुआ? ये सारी सीरीज़ हैं, अलग अलग वेंडर्स की हैं। जैसे आप एक वेंडर हैं, आपने एक यूबुंटू बना ली, एक फैमिली डेबियन फैमिली बनाई है, लेकिन आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया यूबुंटू के नाम से। एक दूसरे भाई आए, उसने कहा जी मुझे भी कोड करना आता है, तो मैं भी ओपन सोर्स कोड पकड़ता हूँ और मैं उसमें मॉडिफिकेशन करके मैं भी अपना कोई ज़ाती ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता हूँ। उसने कुबुंटू बना लिया। एक दुनिया में और बंदा आया जिसने कहा यार ये तो बड़ा ट्रेंड चल गया है कि कोड पकड़ो, चेंज करो और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो, तो उस बंदे ने काली लाइनक्स बना लिया। तो ऐसे दुनिया के डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करके अपने नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए हैं।
अब आप खुद भी उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, और आप क्यों यूज़ करते हैं इसकी एक अलग वजह है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने की एक स्पेसिफिक वजह है आपके पास। जैसे मैंने आपको बताया यूबुंटू जो है वो क्लाइंट एंड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपने क्लाइंट एंड पे लाइनक्स को यूज़ करना है डेली टास्क के लिए तो डेफिनेटली आप यूबुंटू यूज़ कर रहे होंगे। अगर आपने सर्वर एंड के लिए यूज़ करना है तो आप रेड हैट यूज़ करेंगे। या रेड हैट के अलावा और कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर एंड के लिए चलता है, अब उसकी बात करते हैं। रेड हैट का एक रेड हैट है, एक इसी का सेंटोस है, एक इसी का एक और है जो कि फेडोरा। ये भी रेड हैट कंपनी की प्रोडक्ट है। एक दुनिया में ओरेकल लिनक्स हुआ करती थी, इतनी फेमस हुई कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो ईआरपी चल रहा है। आपका ईआरपी क्या होता है पता किसी को? एक कंपनी के अंदर जितने भी टास्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फाइनेंस, एडमिन, आईटी, प्रोक्योरमेंट, जितने भी टास्क होते हैं, तमाम टास्क एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइड किए होते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं ईआरपी। किसी कंपनी का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जिस कंपनी का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब सिर्फ आपने कंपनी के अंदर बैठ के फाइनेंशियल एंट्रियाँ नहीं करनी कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। कोई गेट पास भी बनना होगा, कोई स्टोर भी होगा जिसके अंदर एंट्रियाँ डाल रहे होंगे, इतना माल आ गया, इतना चला गया। अगर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है तो उन्होंने कोई वेंडर्स भी डाले होंगे कि हमारे ये वेंडर हैं, हमने इतनी मेडिसिन सेल कर दी, इतनी आ गई। यानी कि कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं करने वाले, तो वो सारे काम एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप डालना चाहें तो उस सॉफ्टवेयर को ईआरपी कहा जाता है। दुनिया का फेमस ईआरपी जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ओरेकल है। और वो किसके ऊपर इंस्टॉल होता है? वो ओरेकल लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होता है। ओरेकल लिनक्स पहले खुद इटसेल्फ एक अलग चीज़ थी, लेकिन उसको बाद में रेड हैट ने परचेज कर लिया। अब ये रेड हैट की ही प्रोडक्ट है। रेड हैट के पास कितनी प्रोडक्ट्स हो गई? अब 4 हो गई। मज़े की बात, अब रेड हैट को परचेज कर लिया आईबीएम ने। अब रेड हैट की ये चारों की चारों प्रोडक्ट्स आईबीएम के पास चली गई। और आईबीएम के पास तो पहले ही बहुत कुछ था। उनके पास सर्वर्स थे उनके ज़ाती जो बहुत सारे चल रहे हैं। मशहूर वो कहाँ से हुए थे? अपने ब्लेड सर्वर से। उनका ब्लेड सर्वर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हिट हुआ। वरना सर्वर के अंदर या तो आप 2U लेते हैं, या फिर आप 4U लेते हैं, या आप 1U लेते हैं। इन्होंने नई चीज़ ईजाद कर दी जो ब्लेड सर्वर कहलाता था। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली इनको, आईबीएम को। फिर आईबीएम ने लेनोवो को परचेज़ कर लिया, तो फिर आईबीएम लेनोवो के साथ मिल गया। उसके बाद आईबीएम ने अब रेड हैट को परचेज़ कर लिया। तो एक्चुअल में आईबीएम भी अब किसके अंडर काम कर रहा है? यूएस नेवी और आर्मी के अंडर। साथ है यहाँ तक? कोई मसला मसाइल किसी बंदे को? ओके। दुनिया में एक और फेमस लिनक्स है जिसको सूजे लिनक्स बोला जाता है। आप में से अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसने यकीनन इसका कभी ना कभी नाम सुना होगा। सैप का नाम सुना है? SAP, सैप। ये भी दुनिया का एक मशहूर ERP है, लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है। फ्री वाला जो है वो ओरेकल है, इसी वजह से वो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा चल रहा है। सैप जो है ये बहुत कॉस्टली है। पाकिस्तान की बात करूं तो मैंने कई जगहों पे इंस्टॉल करवा के दिया और ख़ुद भी किया है। इसकी कॉस्ट जो है ना, मिनिमल, कम से कम 1 करोड़ है। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहीं भी जा सकती है। ये कम से कम 1 करोड़ है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने इंस्टॉल करवाया है, वो कम से कम तकरीबन कोई 85 लाख का कॉस्ट किया उनको। बाकी ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें, लाइसेंस वगैरह हर चीज़ डाल डूल के 1 करोड़ के करीब उनको भी पड़ गया। तो इसकी ओवरऑल जो है ना प्राइस, वो 1 करोड़ के करीब है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये दुनिया का बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर तो है ERP, लेकिन ये पेड है। ये किस पे इंस्टॉल होता है? लिनक्स पे। और कौन सी लिनक्स पे इंस्टॉल होता है? सूजे पे। और सूजे किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है? लिनक्स के साथ। आज के बाद दुनिया में जब भी आपके सामने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ना, आपने सिर्फ गूगल करके देख लेना कि इसका किस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है। लिनक्स फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, डेबियन फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, या यूनिक्स फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। एक दुनिया में बड़ा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल हिट चल रहा है, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि उसको यूज़ करें और उसको अपने पास रखें। मैकिंटॉश, मैकबुक, एप्पल की दुनिया के बेहतरीन ग्राफिक्स हैं उनके पास। आपको पता है वो कौन सी सीरीज़ है? वो भी लिनक्स है। वो आपकी मैकबुक डेबियन सीरीज़ है। यस, वो डेबियन है। अब आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान नहीं होना। आपके मोबाइल फ़ोन्स
या तो एंड्रॉयड होते हैं या फिर iOS होते हैं एप्पल के, या तीसरी टर्म है विंडोज़ फ़ोन होता है, वो तो ना होने के बराबर है, ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, वो चले नहीं इतने ज़्यादा। नोकिया ने गलती कर ली थी, दुनिया सारी एंड्रॉयड की तरफ मूव हो रही थी और वो कल ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ लगा हुआ था, नहीं विंडो विंडो विंडो, दुनिया सारी आगे निकल गई और नोकिया इसीलिए फ्लॉप हुआ कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही थी एंड्रॉयड की, वो उसको कमतर समझ रहा था। वो समझ रहा था विंडो आजकल बड़ी चल रही है तो ये विंडो फ़ोन भी बड़े चलेंगे, लेकिन उसकी रिसर्च गलत थी और वो फ्लॉप हो गया और आज दुनिया में नोकिया का निशान नहीं है। लेकिन जिस कंपनी ने एंड्रॉयड के ऊपर वर्किंग की, वो आज कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। जैसे हवावे, वो इतना आगे निकल गई थी कि अमेरिका को अपनी टेंशन पड़ गई कि मैं तो खुद लाइन लग जाऊँगा, उसने उसको बैन ही कर दिया। और जब अमेरिका किसी को बैन करता है तो आपको पता है फिर परेशानी बन जाती है सबके लिए, इस वजह से उनके लिए परेशानी बनी। लेकिन जो चीनी पीनी है ना, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की सिर्फ इसीलिए दी है, ये बड़ी मेहनती कौम है। उसने विद इन डेज़, मैंने चीनी पीनी की बात की है, चाइनीज़ की बात की है, ये इतनी मेहनती कौम है, इतनी मेहनती कौम है कि उसने विद इन मंथ्स अपना ज़ाती ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। उसने कहा एंड्रॉयड नहीं देना, ना दो भाड़ में जाओ, मैं अपना हवावे ओएस बनाता हूँ, और हवावे ने अपना ओएस बना लिया और आज चल भी रहा है। अलग बात है कि वर्ल्ड वाइड उसको भी इतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन चाइना में अक्सरियत वो यूज़ कर रही है। अच्छा, अब मैं जो बात करने लगा था वो ये करने लगा था कि आप लोग दो तरह के आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, या एंड्रॉयड होता है या iOS होता है, तीसरी कोई टर्म नहीं होती, ऐसे ही है। एंड्रॉयड हो या iOS हो, दुनिया के अंदर ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी लिनक्स हैं। एंड्रॉयड भी लिनक्स है, iOS भी लिनक्स है। वो अलग बात है कि उसको उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये मोबाइल में चले, कंप्यूटर में ना चले, वो डिज़ाइन ही ऐसे हुई है, लेकिन ये दोनों लिनक्स हैं। करिएगा ज़रा घर जाके सर्च, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं आपके लिए हैरान कुन बात बताता हूँ, जो कि आज की आखिरी बात है हमारी। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना था? हमने तो बात की 1984 के अंदर यूनिक्स ईजाद हो चुका था, तब तो विंडो नहीं थी ना, विंडो का नामो निशान नहीं था, विंडो तो बाद में बनी है। आपको पता बिल गेट्स ने क्या किया था? बिल गेट्स ने भी यही हरकत की है, पर वो थोड़ा सा टेक्निकल था। उसने कहा कि दुनिया के जितने भी वेंडर आते हैं वो ओपन सोर्स कोड पकड़ते हैं यूनिक्स का, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन होता वो भी कमांड लाइन है, ऐसे ही है। उसने क्या कहा? उसने कहा यार लोगों को ना कमांडो से ज़्यादा ना ग्राफिक्स की समझ आती है, तो क्यों ना इसके पीछे ग्राफिक्स बना दी जाए। पहले उसने कमांड लाइन ही बनाई थी जिसको डॉस कहा जाता था। तो डॉस के दौर में जब वो बहुत हिट हुआ था तो वो एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि बाकी वेंडर्स ने अभी तक नहीं ईजाद किए थे। वो एक अच्छा डेवलपर था बिल गेट्स जो था, तो उसने पहले डॉस बनाई, डॉस में बहुत ज़्यादा उसको सक्सेसफुल रहा उसका। तो उसके बाद फिर उसने डिज़ाइन किया विंडो 2000, वो ग्राफिक्स थी। तब उसको पता लगा कि लोगों को ग्राफिक्स का ज़्यादा शौक है एज़ कम्पेयर टू CLI कमांड लाइन। तो उसको पता लगा ग्राफिक्स का ज़्यादा शौक है, तो उसने उसी कर्नल को पकड़ा यूनिक्स के, उसी कर्नल के अंदर मेजर मॉडिफिकेशन करके उसने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम उसने विंडो 2000 रख लिया। अब चूंकि इसमें ग्राफिक्स आ गए, तो ग्राफिक्स की वजह से उसने जो जो उसके अंदर पेलोड्स इंस्टॉल किए, जो जो नई टेक्निक्स उसने उसमें यूज़ की कोडिंग के अंदर, उन तमाम को उसने रजिस्टर्ड करवा लिया ताकि मेरे नाम के अलावा कोई इसको यूज़ ना कर सके। और आज आपको पता कोई यूज़ कर नहीं सकता इसको, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ तक कोई मसला मसाइल, तो बेसिकली जो आपकी विंडो है ना, इसके बैकग्राउंड में भी लिनक्स ही है, ये भी लिनक्स ही है। आगे चलेंगे तो एक वक्त आएगा जब मैं आपको लिनक्स की कमांड लाइन दिखाऊंगा ना, तो विंडोज़ में आके आपको मैं दिखाऊंगा उसको एक्सेस करके कि विंडो के बैकग्राउंड में भी लिनक्स ही है। उसने सिर्फ उसको हाइड किया हुआ है, उसके ऊपर एक होल चढ़ाया हुआ है विंडोज़ का, बैकग्राउंड में आज भी लिनक्स ही है। हम उसको एक्सेस करके देखेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर आप सब लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। याद रखिए आज की सिर्फ 3 बातें। पहली बात, दुनिया में 3 तरह के ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स या डेबियन, चौथा कोई नहीं होगा। तो कभी परेशान नहीं होना, जब भी आपके सामने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो आपने पहले सिर्फ ये देख लेना है कि उसका ताल्लुक किस फैमिली के साथ है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस पर ईजीली काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम रेडिट को पढ़ रहे हैं तो रेडिट किस फैमिली से ताल्लुक रखता है? लिनक्स फैमिली के साथ। इसका मतलब है लिनक्स का कोई और वेंडर भी आ जाए, जैसे सूजे आ गया, फिडोरा आ गया, ओरेकल आ गया, साइंस लिनक्स जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत फेमस लिनक्स है जिसमें फ़िज़िक्स के फार्मूलाज, आपकी केमिस्ट्री के फार्मूलाज, आपके बायो के फार्मूलाज और बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं साइंस लिनक्स के अंदर, वो भी आपकी लिनक्स ही है। तो
तो आप अगर एक लिनक्स को पढ़ लेते हैं तो आप तमाम दुनिया के लिनक्स वाली फैमिली के वेंडर्स के ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। सिर्फ उस पर नहीं, मज़े की बात यह है कि आप डेबियन पे भी काम कर सकते हैं। डेबियन और लिनक्स इन दोनों में 80% सिमिलरिटी है, 80% सेम है। 20% कहाँ से डिफरेंस आता है? सिर्फ ग्राफिक्स का और कुछ हाई लेवल की कमांड्स का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रही होती हैं। सिर्फ उन कमांड्स का फ़र्क आएगा और वो आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएंगी। जो डेली रूटीन के टास्क हैं उसकी कमांडें बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लिनक्स पढ़ लें तो डेफिनेटली आप डेबियन पे भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप डेबियन पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे यूनिक्स के बारे में और डेबियन लिनक्स के बारे में पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि 80% डिफरेंस है इनमें। 20% कमांडें लिनक्स की और डेबियन की यूनिक्स पे चलती हैं, 80% कमांडें उसकी डिफरेंट है, वो है ही एक अलग दुनिया। तो अगर आपको यूनिक्स पढ़ना है उसके लिए आपको हाईली टेक्निकल होना पड़ता है। लिनक्स के अंदर कम से कम 3 से 4 साल गुजारेंगे, मार खाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, खुद से प्रैक्टिकल कर करके चीज़ों को सीखेंगे, फिर जाके आप इस काबिल हैं कि आप यूनिक्स को अच्छे अंदाज से पढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर सब लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपकी कल भी क्लास होगी, याद रखिएगा, कल भी आपकी 6 से 7 इसी टाइम पर क्लास होगी लिनक्स की। कल CCNA की क्लास नहीं होगी आपकी, वो तो आज ही है। कल सिर्फ आपकी लिनक्स की क्लास होगी। हमारी रेगुलर क्लासेस परसों से स्टार्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 दिन आपकी क्लास होगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे, शाम को 6 से 7। मैंने इसका टाइम थोड़ा सा आगे किया है, 6:15 कर दिया ताकि आप लोग इजीली पहुंच सकें। तो 6:15 से 7:15 तक आपकी क्लास चला करेगी लिनक्स की, सिर्फ 2 दिन, ट्यूसडे एंड थर्सडे। लेकिन कल हमारी क्लास ज़रूर होगी।